Welcome back everyone. Welcome to this another session. So हम प्लस वन के काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो अभी प्लस टू का जो साथ में हम कवर कर रहे हैं। तो ये जो सेशन है आपका प्लस टू की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, इसको हम कवर करेंगे। तो हमने जो पिछला यूनिट था वो सारा कवर कर लिया, यूनिट नंबर 7। उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस सारा पढ़ लिया। तो इस यूनिट में हम करेंगे बायोलॉजी इन द ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 8, 9 एंड 10। तो चैप्टर 8 है हेल्थ एंड डिजीज़, इसको हम पहले करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेल्थ जो है जे फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर एज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। कुछ चीज़ें हैं उनका बैलेंस बना रहता है, जैसे अर्ली ग्रीक में लाइक हिपोक्रेटस थे जो हमारे फिलोसफर। इंडिया का आयुर्वेदा सिस्टम था मेडिसिन का। इट वाज थॉट दैट द पर्सन विद ब्लैक वाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स, एंड दिस आइडिया वाज अराइव्ड बाय द प्योर इफेक्टिव थॉट। द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे using experimental method demonstration of the normal body temperature person with black bile using the thermometer disprove the good humor hypothesis of the health। तो उनका ये था भी जिसका जितना ब्लैक बाइल स्क्रीट होता है, जहाँ ब्लड जितना गाढ़ा होता है उतना वो अच्छा होता है। बट बाद में ये ह्यूमर ख़त्म हो गया था। नो द ईयर स्टेटेड द माइंड इन्फ्लुएंस, माइंड का इन्फ्लुएंस भी है, जो हमारा मानसिक स्थिति है वो भी इफेक्ट करती है। यानी हेल्थ नॉट ओनली द फिजिकल फिनोमिना। तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वो भी आपने पढ़ा है। हार्मोन सिस्टम भी काम करता है, नर्व्स भी काम करती हैं, और इम्यून सिस्टम भी है। इम्यून सिस्टम जो मेंटेन करता है हमारी हेल्थ। हैंस आवर माइंड एंड द मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो हमारा जो माइंड है और मेंटल स्टेट है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो अगर इनमें कोई भी चेंजेस आ जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारा हार्मोनल बैलेंस हो, चाहे न्यूरल बैलेंस हो, चाहे फिजिकल बैलेंस हो, फिजियोलॉजिकल बैलेंस हो, तो बीमारियां बन जाती हैं। जैसे इन्होंने कैटेगराइज़ किया है, जेनेटिक डिसऑर्डर हमने कर लिए, जीन की क्रोमोसोम की डिफेक्ट से आते हैं, बाय बर्थ आ जाते हैं, और ये इनहेरिटेबल भी होते हैं। इन्फेक्शन, कोई अंदर जर्म चला जाए, वायरस, बैक्टीरिया, कोई प्रोटोजोन चला जाए अंदर, उसका लार्वा चला जाए, तो उससे हो जाती है। लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग द फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट, एक्सरसाइज, आवर बॉडी हैबिट्स दैट वी हैव और लैक। हमारी जो हैबिट्स होती हैं, ईटिंग हैबिट, एक्सरसाइज हैबिट, सो ये इससे भी कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। सो अब जो टर्म हेल्थ आती है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज एवरी डे। हम इसको डेली सुनते ही हैं। अब इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हेल्थ इज़ नॉट ए सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल फिटनेस। ये नहीं है भी बीमारी नहीं है तो हेल्थी है, या शारीरिक तौर पे दिखने में तगड़ा लग रहा है तो वो ठीक है, हेल्थ ठीक है। इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसमें 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी। तीनों तरह से ही बंदा हेल्थी होना चाहिए। तीनों में जो बैलेंस बना के चलता है वो हेल्थी है। व्हेन पीपल आर हेल्थी दे आर मोर एफिशिएंट होते हैं काम के लिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी। पैसे में इजाफा होता है, न्यू सोर्सेज ईजाद कर लेता है वो इनकम के। हेल्थ आल्सो इंक्रीज द लॉन्गेविटी, लाइफ स्पैन बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। ऐसे रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, बच्चों में, नवजात बच्चों में या बड़ों में जो मौत दर कम होती है। तो बैलेंस डाइट जो है, फिजिकल हाइजीन है, रेगुलर एक्सरसाइज हैं, जिसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं गुड हेल्थ के। योगा जो प्रैक्टिस किया गया है काफ़ी पुराने वक्त से, इससे हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी रिकवर होती है। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीली फंक्शन, बीमारियों के बारे में हमें जानकारी, जागरूकता भारत सरकार ने करवाई है। वर्ल्ड वाइड हमें इसकी कंसिडरेशन होती रहती है, कैसे बीमारियों से बचना है, सफाई रखनी है, वैक्सीनेशन, टीके लगते हैं, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो गंदगी है उसको डिस्पोज करना, बैक्टर जो हैं, मच्छर वगैरह जो हैं उनसे बचना, मेंटेन द हाइजेनिक फूड, साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरा पानी। ये चीज़ें हमारी हेल्थ को बनाने के जो पैरामीटर्स हैं, ये फंडामेंटल्स हैं, इनका होना ज़रूरी है।
When the functioning of the one or more organ or the system of body is adversely affected, characterized the various sign and symptom, we say it is not healthy. अगर हमारी बॉडी का कोई सिस्टम डैमेज हो जाता है, कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी फंक्शनिंग नहीं हो रही, तो हम उसको कहते हैं ये हेल्थी नहीं है, तो उसको हम डिजीज़ का नाम देते हैं। डिजीज़ जो है इन्फेक्शियस भी होती है, नॉन इन्फेक्शियस, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से हो जाती है, उसे इन्फेक्शियस सूर की बीमारी भी कहते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ये इन्फेक्शियस हैं। सो सम ऑफ डिजीज़ लाइक एड्स हैं कि इन्फेक्शियस ही हैं, जे फैटल भी हो जाती हैं, कई रिकवर हो जाती हैं। यानी छूत की बीमारियाँ कई जानलेवा होती हैं, कई से रिकवरी हो जाती है। अमंग द नॉन इन्फेक्शियस जैसे कैंसर है, जो नॉन इन्फेक्शियस है, ये भी डेथ का कारण बन जाती है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो हेल्थ क्या है, मुझे उम्मीद आपको जो पूरा कंसीडर हो गया होगा पूरा टॉपिक। नेक्स्ट है कॉमन डिजीज़। अब बीमारियां क्या हैं, सबसे पहले यहाँ टर्म आती है पैथोजन। पैथोजन क्या है, जो डिजीज़ कॉजिंग हैं, जो बीमारियां करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमेंथिस। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट जो पैथोजन है दे कोज द हार्म टू बॉडी वाई लिविंग इन और ऑन इट। या अंदर रहते हैं बॉडी के पैरासाइट, या ऊपर पैरासाइट होते हैं जो दूसरे के अंदर रहते हैं। पैथोजन इंटर करते हैं बॉडी के काफ़ी तरीक़ों से, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरफेयर करते हैं बॉडी की एक्टिविटी, काम बॉडी का जो ड्रॉबैक हो जाती है कम हो जाता है, मार्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज हो जाता है बॉडी का। पैथोजन हैव टू अडॉप्ट लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट होस्ट, तो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं होस्ट के अंदर रहने के लिए। जैसे यहाँ बात कर रहा है गट के अंदर हमारे को पैरासाइट चला जाता है, पैथोजन सर्वाइव करने के लिए। स्टमक की पीएच कम है तो उसको वो सिस्ट बना लेगा अपने अंदर। बाहर फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो हैं इसके डिस्कस आगे किए गए हैं, वहाँ पता चल जाएगा। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर जो है इसके लिए वो भी बताए गए हैं। साल्मोनेला टाइफी है जो टाइफाइड करता है, ये ह्यूमन का कॉमन फीवर है। ये दीज पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड और पानी से अंदर चले जाते हैं। तो इनका टेम्परेचर जो 39 से 40 तक ये कर देते हैं टेम्परेचर। पेन हो जाती है, वीकनेस आती है, कब्ज़ रहती है, हेडेक होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, ये कॉमन सिम्टम है। जो इंटेस्टाइन परपोरेशन है, जो उसमें इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर बन जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जो टाइफाइड फीवर है उसको कन्फर्म किया जा सकता है बाय द विडाल टेस्ट। इसके लिए टेस्ट है विडाल टेस्ट, तो इसके लिए काफ़ी मेडिसिन के ऊपर भी बात की है। इन क्लासिक केस इन द मेडिसिन जैसे बात कर रहे हैं, मैरी मिलियन निक नेम जो टाइफाइड मैरी जो नाम है इज़ अ वर्थ मैंशनिंग हेयर। शी वाज द कुक बाय प्रोफेशन एंड हैज़ टाइफाइड कैरियर who continued to spread the typhoid for several years through the food he prepared। तो उसको बीमारी थी, उससे वो चला, तो टाइफाइड का नाम टाइफाइड मैरी से आया। बैक्टीरिया एंड द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये निमोनिया करते हैं ह्यूमन में और बच्चों में। जो लंग्स की इन्फेक्शन होती है, एज ए रिजल्ट इन्फेक्शन एल्बुलाई जो है इसमें अंदर फ्लूइड पानी भर जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें फ़ीवर आएगा, ठंड लगेगी, कफ होगी, हेडेक होगी, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन हो जाए। लिप्स एंड फिंगर नेल जो है ग्रे हो जाते हैं, ब्लूइश कलर बॉडी हो जाती है। हेल्थी पर्सन जो है इन्फेक्शन जाता है उसके ड्रॉपलेट से, स्नीजिक से, एरोसोल इन्फेक्शन थूक से चला जाता है। शेयरिंग द ग्लास एंड अनस्टील बर्तन साझे करने से। डिसेंट्री दस्त हैं, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ये कुछ अलग बीमारियां हैं, ये भी इन्फेक्शियस हैं, ये बैक्टीरिया से आती हैं। मैनी वायरस के ऐसे विषाणु हैं जो बीमारियां करते हैं, जैसे रीनो वायरस है जो कोस करता है काफ़ी बीमारियां ह्यूमन में, जैसे कॉमन कोल्ड है। दे इन्फेक्ट द नोज़ एंड रिफ्रैक्टरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ट्रैकिया एंड नोज़ तक ही रहता है। कॉमन कोल्ड जो है नेज़ल कंजेशन हो जाती है, छाती जो है जम जाती है और उससे रेशा निकलता है, गला सूज जाता है, आवाज़ में खराश आ जाती है, खांसी होती है, हेडेक होती है, थकावट होती है। भी यूजुअली 3 और 7 डेज़ तक रहती है। जो ड्रॉपलेट है इन्फेक्शन स्नीजिंग से आता है, वैसे ये फैल जाता है। उसके बाद कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पेन है, बुक है, कप है, डोर नॉब है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, माउस है, इससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैलती है। सो दिस इज़ अबाउट द कॉमन कोल्ड। सम ह्यूमन डिजीज़ जो है प्रोटोजोन लेके जाते हैं, जैसे मलेरिया है। प्रोटोजोन होते हैं जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं बेसिकली, जैसे प्लाज्मोडियम है, ये प्रोटोजोन है इस बीमारी का। इसकी 3 स्पीसीज़ हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीपेरम।
इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ऑफ दिस द जो मेलिग्नेंट मलेरिया है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम करता है, सबसे सीरियस बीमारी है और इससे डेथ हो जाती है। सो लाइफ साइकिल अगर हम मलेरिया का देखेंगे, मैंने आपको बता दिया था ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजाइट की फॉर्म में आता है, इन्फेक्शियस फॉर्म जो फीमेल मॉस्किटो जब ह्यूमन को बाइट करती है। द पैरासाइट जो इनिशियली लीवर के अंदर मल्टीप्लाई करता है उसको एक्सोरिथ्रिक साइजोगोनी कहते हैं। फिर आरबीसीज के अंदर चला जाता है, उसको रप्चर करता है। जो रप्चर हो जाते हैं उससे टॉक्सिक निकलते हैं जिसको हीमोजोन कहते हैं, जो कि ठंड लगती है और इससे हाई फीवर बार बार होता है 3 या 4 दिन के बाद। वेन ही जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो हैं इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, दीज पैरासाइट इंटर करते हैं मॉस्किटो के अंदर, फिर इसका डेवलपमेंट चलता है। यानी मॉस्किटो 2 बार इन्फेक्ट करती है, एक तो स्पोरोजाइट डालती है, दूसरा जब ब्लड में इसके प्राइमरी ग्रमेटोफाइट बन जाते हैं उसको लेने सक करने के लिए जाती है। फिर इसके ग्लैंड के अंदर स्लेवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर होते हैं। तो इंटरेस्टिंग नोट दैट द मलेरिया पैरासाइट जो इसके 2 होस्ट हैं ह्यूमन एंड मॉस्किटो, इन दोनों के लिए साइकिल कंप्लीट करता है। जो इसकी फीमेल मॉस्किटो है एनोफ्लीजा उसकी प्राइमरी होस्ट है, तो इसके ट्रांसमिटिंग एजेंट है जिसको बैक्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ से आप इसका साइकिल देख सकते हो। मॉस्किटो बाइट कर रहा है, अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट इंजेक्टेड विद बाइट, फिर पैरासाइट लीवर के अंदर जा रहा है, लीवर से यहाँ जा रहा है, लीवर से रिलीजिंग इन द ब्लड के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है वेरियस स्टेजेस। ये मैंने डिटेल में वीडियो दिया आपको, इसमें आपको सिग्नेट रिंग स्टेज, रोजर स्टेज, मीवाइट स्टेज आएंगी, हिमैटिन क्रिस्टल बनेंगे, हीमोग्लोबिन को डैमेज कर देता है। सेक्यूल से मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट साइट बन जाते हैं। फिर यहाँ से द्वारे मच्छर काटेगा, फिर उसके अंदर लार्वा चाहेगा, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर ऊस स्टैंड ऊकाइनेट बनते हैं, फिर वहाँ से फिर स्पोरोजाइट निकलता है। तो इसमें 2 के अंदर साइकिल चलता है, इसलिए ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। उसके बाद एक बीमारी आती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है प्रोटोजोन पैरासाइट से आती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है जो कि इम्यूवाइसिस में भी डिसेंट्री करता है। सो सिम्टम इसके होते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगी, पेट में दर्द होगा, क्रैम्प मरोड़ पड़ जाएंगे, स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटलाइज जो इसका मैकेनिकल कैरियर है उसके अंदर ये रहता है प्रोटोजोन। फूड प्रोडक्ट से जाता है, कंटेमिनेशन हो जाती है उसकी, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड, जो फीकल मैटर के थ्रू उसके जो सिस्ट चले जाते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके फीकल मैटर से पानी गंदा हो जाता है और गंदे हाथों से खाना खाने से, गंदा पानी पीने से हो जाता है। एस्कैरिस जो है राउंडवॉर्म है, जो बुचीरिया बैंक्रॉप्टी मैंने आपको बताया था, एलिफेंटियासिस, इसका भी मैंने आपको वीडियो दिया था, उसको आप देख सकते हो। ये एनसीईआरटी आपका बोनस है। एस्कैरिस जो है इंटेस्टाइन में चला जाता है, एस्कैरियासिस करता है। सिम्टम ऑफ जो जैसे एस्कैरिस का इन्फेक्शन हो जाता है, राउंडवॉर्म कीड़े हो जाते हैं पेट के जो मैंने बताया, इसमें मसल पेन होगी, फीवर होगा, नोजिया, इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी, एग इसमें निकलते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं, फिर पूरी बॉडी में वो सर्कुल करता है। 40 डे का साइकिल होता है। बुचीरिया बैंक्रॉप्टी जो फिलेरिया बॉम है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन कर देता है, लिम्फ नोड की, लीवर में काफ़ी साल तक रहता है, लिम्फेटिक वेसल को डैमेज कर देता है, उसकी काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फेटिक फ्लूइड कम्युलेट होता है, हाथी के तरह उसका एरिया बन जाता है, उसको एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस कहते हैं। सो ये मच्छर के आने से ही होता है। क्यूलेक्स एंड एडी मॉस्किटो के अंदर ये रहता है। सो फीमेल मॉस्किटो ही होते हैं बेसिकली इसके भी कैरियर। तो ये पर्सन है जिसको ये बीमारी हुई है एलिफेंटियासिस, तो उसकी लिम्फ नोड और टेस्टिकली जो सूज गए हैं। इसका जो ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे हो जाता है, बाद में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। मैनी फंजाई भी हैं, जैसे माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है, एपिडर्मोफाइटोन है, ये बीमारियाँ करती हैं। रिंगवॉर्म, ये भी आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, रिंगवॉर्म किससे होता है, ये इसके कैरियर है। इसमें ड्राई स्केली लीजन हो जाते हैं बॉडी में, स्किन में, नेल, स्कैल्प में लीजन जो है, ये इंटेंस इचिंग, काफ़ी खारिश होती है, ज़्यादा गर्मी निकलती है वहाँ से। तो फंगस में जो फंगस ग्रो करता है बरसातों में ज़्यादा होती है। रिंगवॉर्म जो है ये सॉइल से आता है, टॉवल यूज़ करने से, क्लॉथ के साथ कॉम्ब यूज़ करने से। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन से ये कंट्रोल हो जाता है। पर्सनल हाइजीन में इसमें बॉडी क्लीन रखना, कंजम्पशन करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड वेजिटेबल फ्रूट। पब्लिक हाइजीनिक में प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल करना, लैटरिन बाथरूम जो ओपन में नहीं करना, टैंक वगैरह साफ़ करना, हाथ धोना खाने से पहले,
खाने के बाद, टॉयलेट के बाद। दीज मेजर आर पर्टिकुलरली इसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिटर टू फूड वाटर, जैसे टाइफाइड वगैरह है, एस्कैरिस, मीवाइसिस, इन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं अगर हम अपनी पर्सनल केयर करेंगे। इन सच केयर द एयर बोर्न डिजीज सच एज द निमोनिया, कॉमन कोल्ड, जो है इसके लिए आपको मास्क की ज़रूरत पड़ती है। ये रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हुआ है जहाँ देख सकते हैं आप। किंटेक्स से बचना होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ में। कई बीमारियां जैसे मलेरिया, फिलेरिया है जो बैक्टर से जाती है, मच्छरों से, उसको हमने ख़त्म करना होता है। अगर हम उसका बैक्टर ख़त्म कर देंगे तो उसका साइकिल रुक जाएगा। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग द स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। मच्छर ख़त्म करने के लिए पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए कूलर की। मॉस्किटो नेट होने चाहिए। फ़िश लाइक गम्बूजिया जो है फ़िश के मच्छर के लार्वे खा जाती है। पॉन्ड में कल्टीवेट करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड डिचेस में, ड्रेनेज में, स्वैम्प में यूज़ करने चाहिए। डोर एंड विंडो शुड बी प्रोवाइड विद वायर गोज। छन्नी लगानी चाहिए, जाली होनी चाहिए, जाली वाले दरवाजे। प्रिकॉशन होनी चाहिए। डैट द मोर इम्पॉर्टेंट फैशली द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड ऑफ इंसिडेंट ऑफ द वेक्टर बोरन बीमारियाँ जो हैं, जैसे एडीज़ हैं, जैसे डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया, ये बीमारी इंडिया में ज़्यादा फैल रही है। तो ये भी वायरल डिजीज़ है, यानी मॉस्किटो जो मलेरिया के नाम से जाना जाता है, और भी इसके अंदर कई टाइम के साथ जर्म आ गए हैं, कई पैथोजन आ गए हैं। चिकनगुनिया, जिका वायरस जो है, ये बीमारियां काफ़ी आ रही हैं। डेंगू हो गया। एडवांसमेंट मेज इन द बायोलॉजिकल साइंस एम्ड एज टू इफेक्टिवली डील विद द इन्फेक्शियस डिजीज़। अब काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, हम इससे बच सकते हैं। वैक्सीन डेवलप हो गए हैं, बट हमें टाइमली जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। जैसे हमने स्मॉल पॉक्स जो चेचक की बीमारी से ख़त्म कर दिया है, काफ़ी बीमारियां जैसे पोलियो, डिप्थोरिया, निमोनिया, टेटनस, इनको भी हमने वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल किया है। बायोटेक्नोलॉजी ने काफ़ी न्यू फॉर्म के इंजेक्शन तैयार किए हैं, वो सेफ़र हैं। एंटीबायोटिक का यूज़ बढ़ गया है, इससे बीमारियों से हम बच सकते हैं। सो ये थी कॉमन बीमारियों से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये इम्यूनिटी है, और मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के मैंने आपको वीडियो काफ़ी प्रोवाइड कराए हैं, उनकी डिटेल के लिए लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। कोई भी बॉडी हमारे अंदर कोई भी बाहर से चीज़ आती है, वो हमारे WBC को एक्टिव कर देती है, वो इम्यूनिटी का काम करते हैं। उसको जो बाहर से एंटीजन आता है उसको ख़त्म करता है। जो ओवरऑल जो एबिलिटी है होस्ट की तो फाइट करना डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, बर्थ से हमारे पास आती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ये बैरियर प्रोवाइड कर देती है बॉडी को। जैसे इसमें फ़िज़िकल बैरियर्स हैं, फ़िज़िकल बैरियर में हमारी स्किन आ जाती है जो माइक्रोब को इंटर नहीं करने देती। म्यूकस कोटिंग द एपिथेलियल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, GIT के जो म्यूकस क्रीट होता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, ये कई माइक्रोब को इंट्रैप कर लेती है। हमारे नाक में भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो ये एक फ़िज़िकल बैरियर का काम करता है। उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो एसिड ऑफ द स्टमक है, सलाइवा माउथ का है, टीयर है, लैक्रिमल ग्लैंड के, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। इनके अंदर एंजाइम होता है जो आपको पता होगा, लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। उसके बाद सेलुलर बैरियर, सेल के अंदर WBC आ जाते हैं, जो पॉलीमॉर्फिक जो हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट हैं, किलर सेल हैं, लिम्फोसाइट है, जिस सेल का काम करते हैं। मैक्रोफाज न्यूट्रोफिल्स जो है खा लेते हैं माइक्रोब को, फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी। उसके बाद साइटोकाइन बैरियर होता है, साइटोकाइन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, कंप्लीमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, और ये भी हेल्प करता है माइक्रोब को ख़त्म करने। वायरस में इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इंटरफेरॉन आती है, अलग तरह की एंटीबॉडी होती है जो वायरस से लड़ती है। ये हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है। उसके बाद आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, जब भी हमें कोई बीमारी लगती है तभी जाती है। तो उसमें मेमोरी बन जाती है, मेमोरी सेल बन जाते हैं, अनदर टाइम इन्फेक्शन हो तो जल्दी ठीक हो जाता है। दिस मीन आवर बॉडी व्हेन इनकाउंटर द फॉर द फर्स्ट टाइम, तो रिस्पॉन्स ये होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, तो लो इंटेंसिटी होता है। सब्सिक्वेंट जो इनकाउंटर सेम पैथोजन का हो, दोबारा फिर वो बीमारी हो, तो हाईली इंटेंसीफाइड सेकेंडरी जो एनमेस्टिक रिस्पॉन्स होता है। दिस इज अचीव्ड बाय द मेमोरी सेल। जो फर्स्ट काउंटर में मेमोरी सेल बन जाते हैं वो उसको रिमाइंड कर लेते हैं। प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून सिस्टम जो है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट जो होते हैं, B एंड T लिम्फोसाइट देते हैं, प्रोड्यूस द आर्मी प्रोटीन जो कि इनसे लड़ती है, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं।
एंटीबॉडी हमें कौन देता है? बी प्लाज्मा सेल। टी सेल जो हैं डू नॉट स्क्रीट एंटीबॉडी बट हेल्प द बी सेल, उसको प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर देता है। ईच एंटीबॉडी जो है इसके 4 चेन होती हैं, 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन। हैंस द एंटीबॉडी जो है H2L2 इसका नॉर्मल फार्मूला सिंबल होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, IgA, IgM, IgE, एक IgD भी है जहाँ लिखी नहीं है। मैंने वीडियो दिया था आपको डिटेल में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, वो भी देख सकते हो दोबारा। एक कार्टून ऑफ द एंटीबॉडी जो है इस गिवन फिगर दी हुई है। बिकॉज एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड, तो इसके हिमोरल रिस्पॉन्स आता है। एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को हिमोरल रिस्पॉन्स कहते हैं। सो वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ द आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी इम्यूनिटी। सेकेंड टाइप होता है सेल मीडिएटेड CMI, जो T सेल देते हैं, यानी B सेल देते हैं एंटीबॉडी, T सेल देते हैं सेल मीडिएटेड। तो वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक द हार्ट, आई, लीवर, किडनी इन्फेक्शन हो जाए तो सेटिस्फैक्ट्री अगर हम इसका ट्रांसप्लांट करेंगे तो इम्यून एक्टिव हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? अपनी इम्यूनिटी को बी करना पड़ेगा। देन सर्च बिगेन टू सूटेबल डोनर, डोनर देखना पड़ता है क्योंकि किसी का भी ऑर्गन नहीं डाल सकते, तो उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया था। तो दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए, जो आपकी रिवीजन ही है। मैंने बताया है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ये इसका एरिया होता है जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है, इसको कहते हैं पैराटोप। क्लियर होगा? जिसके ऊपर आपका एंटीजन बाइंड एंटीबॉडी बाइंड करती है एंटीजन के, वो होता है एपिटोप। एपिटोप होते हैं एंटीजन के ऊपर, तो पैराटोप होते हैं एंटीबॉडी। तो यहाँ N टर्मिनल होता है, एक C टर्मिनल होता है। हैवी चेन 2 हैं, 2 लाइट चेन है। कुछ चेंज एरिया होते हैं जो कांस्टेंट उसकी कन्फिग्रेशन रहती है, वो कांस्टेंट एरिया होते हैं। BL जो वेरिएबल रीजन होते हैं लाइट चेन एंड हैवी चेन के, जो लाइट चेन के वेरिएबल रीजन है, जो हैवी चेन के वेरिएबल रीजन है। तो इनमें वेरिएबिलिटी आती, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन के लिए फिट बैठता है। सो मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद ऑर्गन का जब ग्राफ्ट करना होता है तो इम्यूनिटी जो है बी करनी पड़ती है, तो बेसिकली रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए कॉम्पिटेंट डोनर चाहिए। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग जो है ये ज़रूरी होते हैं ग्राफ्ट से पहले। बॉडी इज़ एबल टू पेशेंट हैज़ टेक द इम्यूनो सप्रेसेंट लाइक इन हर लाइफ। इम्यूनो सप्रेसेंट देना ज़रूरी होता है। एबल टू डिफरेंशिएट विद इन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, तो टाइम के साथ रिकवरी हो जाती है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? व्हेन द एक्सपोज टू एंटीजन, जब हमें कोई बीमारी लगती है हमारे अंदर हौली हौली इम्यूनिटी बन जाती है, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है तो हमें फुल इफेक्ट देती है। इंजेक्टिव माइक्रोब ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन इन्फेक्शंस, जैसे गेनिंग एक्सेस टू बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन, एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है। जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी डाल देते हैं इंजेक्शन से या डोज से, वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। मदर से भी आती है हमें, मदर के मिल्क में काफ़ी एंटीबॉडी होती हैं, IgM, IgG, IgA होती है। जो फर्स्ट मिल्क मिलता है जेलोश या फिर कोलेस्ट्रॉम, इसमें IgA ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी इम्यूनिटी देता है। फीटस काफ़ी एंटीबॉडी रिसीव करता है थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है जब हम खुद इम्यूनिटी लेते हैं अपनी आपको बीमारी को फेस करवा के। जो पैसिव इम्यूनिटी है हमें मिलती रहती है, इसमें हमारी बॉडी के सेल एक्टिव नहीं होंगे, खुद सिंथेसाइज नहीं करेंगे, एंटीबॉडी बाहर से दी जाएगी। तो 2 तरह की इम्यूनिटी आएगी, एक्टिव एंड पैसिव। उसके बाद है वैक्सीनाइजेशन। जो वैक्सीन होता है, टीका लगाना, टीकाकरण जिसको कहते हैं, वैक्सीनेशंस हैं। इसके ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो दिया था। इसमें बीकन पैथोजन डालते हैं बॉडी में, इसे एट्यूनेशन कहते हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं फिर बॉडी में, उसके अगेंस्ट और इम्यूनिटी बन जाती है। जो वैक्सीन है वो मेमोरी B एंड T सेल जनरेट कर देते हैं और जल्दी से वो क्विकली बीमारी के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है डेडली माइक्रोब, क्विक रिस्पॉन्स जो चाहिए, जैसे टेटनस है, तो हमें डायरेक्टली इंजेक्शन देना पड़ता है एंटीबॉडी का या एंटीटॉक्सिन का। इवन इन केस ऑफ द स्नेक बाइट, तो हमें पेशेंट को एंटीडोट देना पड़ता है वेनम का। तो टाइप ऑफ जो इम्यूनाइजेशन, दिस इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। सो जो वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन आती है उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि ये भी हम बाहर से ही दे रहे हैं। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरह के वैक्सीन तैयार किए हैं, RNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, तो जीस्ट बैक्टीरिया इससे लेके। तो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग यूजिंग द अप्रोच लो द लार्ज स्केल प्रोडक्शन हैज़ ग्रेटर एबिलिटी टू द इम्यूनाइजेशन। अब काफ़ी ख़तरनाक बीमारियों के अभी वैक्सीन हमने ईजाद कर लिए हैं, जैसे हेपेटाइटिस B है, इसका इंजेक्शन जीस्ट से हमने तैयार किया है। उसके बाद आता है एलर्जी। एलर्जी होता है मिसिंग ऑफ एनर्जी, जब हमारी बॉडी जो है रॉन्गली इम्यून काम करना शुरू कर देता है फॉर हार्मलेस थिंग, हार्मलेस चीज़ों के लिए अगर इम्यूनिटी आ जाए तो वो एलर्जी होती है।
इन्वायरमेंट में, तो सब्जेक्ट विच सच एज इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एलर्जन, जो इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। इसमें आईजी टाइप की एंटीबॉडी आती है, जैसे डस्ट पोलन है, एनिमल का डेंडर है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे एलर्जी आ जाती है। तो एलर्जिक रिएक्शन में स्नीजिंग होगी, आँखों में पानी आएगा, नाक बहना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग भी हो जाती है। एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन मास्ट सेल्स क्रिएट करते हैं, उस वजह से एलर्जिक रिएक्शन आती है। डिटर्मिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है स्मॉल डोज ऑफ एलर्जन एंड उसका रिजल्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर ड्रग्स इसके लिए होती हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग, एल्ड्रालिन एंड स्टीरॉयड, इससे क्विक रिलीफ देते हैं। तो मॉडर्न डे में लाइफ स्पेल जो लिटल लॉरिंग द इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जन, मोर चिल्ड्रन जो हैं मेट्रो सिटीज़ के वो सफ़र हो रहे हैं इस वजह से, जैसे अस्थमा है, सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट उनकी बढ़ रही है, पोल्यूशन से अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है। दिस कुड बी बिकॉज द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अर्ली इन लाइफ, तो हमें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, ज़्यादा हाइजीनिक हम अडॉप्ट करते हैं, इस वजह से एलर्जी आती है। उसके बाद आता है ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी होती है, इसके ऊपर भी डिटेल लेक्चर दूंगा। जब हमारी बॉडी के WBC हमारे बॉडी के सेल को एंटीजन समझना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, उसको ऑटोइम्यूनिटी कहते हैं। तो डैमेज द बॉडी बाय द एंटीबॉडीज कॉल्ड ऑटोइम्यूनिटी, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो भी ऑटोइम्यूनिक डिसऑर्डर का काम करता है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, बॉडी में इम्यून सिस्टम जैसे लिम्फाइड ऑर्गन है, जो मैंने आपको वीडियो दिया था, जो कि WBC बनाते हैं, टी सेल, बी सेल। तो इसमें प्राइमरी लिम्फोसाइट आते हैं, जैसे बोन मैरो एंड थाइमस है। बोन मैरो में बी सेल मैच्योर होते हैं, थाइमस में टी सेल मैच्योर होते हैं, बर्सा फैब्रिकस जो वर्ड्स में होता है। आफ्टर मैच्योरेशन से जो लिम्फोसाइट हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस में चले जाते हैं। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन जो है इसमें एक्टिव करवाते हैं, जहाँ एंटीजन आ जाते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में, फिर वो सेल एक्टिव हो जाते हैं, फिर प्लोरिफ्लेट करते हैं। बोन मैरो जो है मेन लिम्फाइड ऑर्गन है, वेयर द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। थाइमस जो है लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ट के साथ, स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है, चेस्ट बोन में। थाइमस क्वाइट लार्ज होता है बर्थ में, बट टाइम के साथ कम हो जाता है, इसलिए बूढ़ों की इम्यूनिटी कम होती है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमें डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ टी सेल। द स्प्लीन है जो लार्ज ऑर्गन बीन शेप है, जिसमें लिम्फोसाइट, फैगोसाइट होते हैं, और ये ब्लड का स्टोरेज भी है, ये ग्रेवयार्ड हो। सो नेक्स्ट हमारे पास है HIV एड्स, जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो बीमारी होती है ये SCID STD है बीमारी, जो 1981 में रिपोर्ट हुआ था ये केस फर्स्ट। तो लास्ट 25 ईयर में काफ़ी स्प्रेड हो गई है वर्ल्ड वाइड, ये 25 मिलियन इससे अफेक्टेड हैं। इसका जो वायरस होता है RNA वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो RNA से DNA बना देता है। तो ये सेक्सुअल कंटैक्ट बनाने से आती है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होने से, इन्फेक्टेड नीडल, इंट्रावेनस ड्रग्स अब्यूज़र जो होते हैं उससे जो आती है, प्लेसेंटा से मदर में चली जाती है, तो मदर से बच्चे में चली जाती है। सो ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसकी अभी कोई हमारे पास परमानेंट इलाज नहीं है। तो ये रेट्रो वायरस होता है, जिसका साइकिल देख लीजिए। वायरल कोर अंदर जा रहा है वायरस, ये होस्ट सेल है। वायरल DNA जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर से RNA से DNA बन गया, वायरल DNA होस्ट के साथ इंकॉर्पोरेट होगा, उसकी कॉपी बना लेगा अपने DNA की, फिर यहाँ से न्यू वायरस बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ये काम करता है। उसके बाद अगर बात करें ड्रग्स एडिक्ट जो है, इंट्रावेनस ड्रग्स लेते रहते हैं इंडिविजुअल को, रिपीटेड ट्रांसफ्यूज़न चिल्ड्रन को, जैसे थैलीसीमिया बीमारी है तो उनको ख़तरा बढ़ जाता है। तो बच्चों को बार बार जहाँ ब्लड चेंज कराना ज़रूरी है, अर्ली स्टेज में बचा जा सकता है। फाइंड आउट मेक द लिस्ट ऑफ सच कंडीशंस इंपॉर्टेंट नोट HIV एड्स, किससे बच सकते हैं। हेंस द imperative for the physical and physiological well-being the HIV AIDS infection person are not isolated in family and society। उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको इमोशनल एंड सोशल बैलेंस देना ज़रूरी है। सो देर इज़ ऑलवेज ए द टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। सिम्टम आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, महीनों से 10 साल तक भी ये बीमारी अपीयर नहीं होती, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है। तो आफ्टर गेटिंग द बॉडी पर्सन में चला जाए तो वायरस माइक्रोफाज में इंटर करता है, RNA जीनोम जो वायरस रेप्लिकेट करता है, फिर उसकी कॉपी बना देता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर DNA जो बनता है होस्ट के DNA से मैच कर जाता है, फिर अपनी कॉपी बनाता है। साइमल्टेनियसली HIV इंटर करता है हेल्पर टी सेल से,
प्रोड्यूसेस द प्रोगेनी वायरस। प्रोगेनी वायरस जो रिलीज़ होते हैं ब्लड में और टी हेल्पर सेल लिम्फोसाइट पे अटैक करके उसका नंबर कम कर देते हैं। यानी HIV में टी सेल का नंबर, टी हेल्पर सेल कम हो जाते हैं। ड्यूरिंग द दिस पीरियड द सफ़र फ्रॉम द बोट्स ऑफ फीवर, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस होगा, काफ़ी बीमारियां होने के ख़तरे हो जाते हैं, माइक्रो वायरस, फंजाई, इवन पैरासाइट, टोक्सोप्लाज्मा आ जाता है। इसके लिए एक टेस्ट है एलाइजा एंजाइम लिंक अमीनो सॉर्बेंट से, जिससे इसका रिजल्ट आ जाता है। एड्स की प्रिवेंशन आपको बता दी है, इतनी ज़रूरत नहीं है अब दोबारा रिपीट करने की, तो मुझे उम्मीद आप इसको जानते ही होंगे। थोड़ी इसकी आप खुद रीडिंग ले लीजिए। नेको इसकी एक एसोसिएशन है, NGO है जो गवर्नमेंट का है, जो प्रोवाइड करवाता है, इसे सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद कैंसर है। कैंसर एक ड्रेडियस्ट डिजीज़ है जिसका इतना परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। काफ़ी लोग हर साल लाखों करोड़ लोग मर जाते हैं। इसके मैकेनिज़्म जो अंडरलाइन है इसका पता कैसे चलता है अभी इतना क्लियर नहीं है। ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल जो है इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। इन आवर बॉडी द सेल ग्रोथ डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल, नॉर्मली कंट्रोल ग्रोथ होती है सेल की, बट जब कैंसर सेल होता है उसमें काफ़ी रैपिडली डिवाइड करता है। नॉर्मल सेल जो हैं प्रॉपर्टी कंटैक्ट इनहिबिशन बाय द वर्चू विच कंटैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट द अनकंट्रोल ग्रोथ। नॉर्मली सेल ग्रोथ को रोकते हैं बाकी सेल की। जो कैंसर सेल है इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं आती। एज ए रिजल्ट द कैंसर जस्ट कंटिन्यू डिवाइड करना शुरू कर देता है, फिर ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। ट्यूमर दो तरह का होता है, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। बिनाइन होता है जैसे रसौली होती है, आगे नहीं फैलती, वो ख़त्म हो जाता है, नॉन कैंसरस होता है। मेलिग्नेंट होता है जो प्लोरिफ्लेट करके बाकियों को भी डैमेज करता है। ऐसे न्यू प्लाज्म जो ट्यूमर सेल बन जाते हैं फिर आगे फैलते हैं, फिर इससे मेटास्टेसिस हो जाती है जो सराउंडिंग सेल को ख़त्म कर देगा। मेटास्टेसिस ऐसे फैलता जाएगा। एक इसमें टर्म आती है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस में वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैपिलरी डेवलप हो जाती हैं और वहाँ नॉरिशमेंट बॉडी का जाना शुरू हो जाता है, तो रैपिडली ग्रो करता है। कोज ऑफ कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल इनटू कैंसरस सेल बन जाते हैं। कार्सिनोजन केमिकल होते हैं जो बॉडी के DNA को डैमेज करके वहाँ रॉन्ग जीन एक्टिव हो जाते हैं। फिर जैसे एक्सरे, गामा रे, नॉन आयोनाइजिंग रे, UV रेडिएस, DNA डैमेज जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसको करते हैं। तो वायरस भी हैं जो कैंसर करते हैं। सेबरल जीन है बॉडी के अंदर जो कैंसर करते हैं, उसको ओंकोजीन कहते हैं। जो नॉर्मल जीन में म्यूटेशन से आते हैं, जो नॉर्मल जीन है उसको प्रोटो ओंकोजीन कहते हैं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर की डिटेक्शन के लिए CT स्कैन होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें वो डाई डालते हैं उससे पता चल जाता है। एक्सरे से, MRI से, बायोप्सी ऑर्गन की करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आ जाते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं अगेंस्ट द कैंसर जो हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी है एबल टू यूज़ डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। हर एक कैंसर में अलग तरह की एंटीबॉडी बनती है। टेक्निक ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है इसमें। ट्रीटमेंट कैंसर का अगर हम बात करें तो कैंसर में सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में ट्यूमर को साड़ते हैं। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग देम। सेबरल कीमोथेरेपी कहते हैं, मेडिसिन डालते हैं काफ़ी अमाउंट में, स्लो रिलीज होती है बॉडी में। सम ऑफ दिस स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग के साइड इफ़ेक्ट भी हैं जैसे हेयर लॉस, अनीमिया हो जाएगा। मोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी सर्जरी कम्बिनेशन में करनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी, ट्यूमर थेरेपी इकट्ठी करनी पड़ती है। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड द डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से ये ख़त्म नहीं होते। देयर बाय द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस दैट इज़ अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दैट इज़ इंटरफेरोन, जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। यानी वायरस वाली एंटीबॉडी बॉडी नॉर्मल नहीं बनाती, तो इसलिए बाहर से ही देनी पड़ती है। तो इसकी मेडिसिन है जो टैक्सोल मेडिसिन इसकी बनती है कोबाल्ट से। उसके बाद ड्रग एंड अल्कोहल, ड्रग से ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो प्रोवाइड की थी। तो सर्वे जो देता है हमें ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज़ बीन राइज, हम यूथ में इसका ट्रेंड बढ़ गया है। दिस कोज द कंसर्न इट रिजल्ट इन द मैनी हार्मफुल इफेक्ट। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस जो है यूथ को सेफ गार्ड देगी इनसे बचने के लिए। ड्रग्स जो कॉमनली अब्यूज़र लेते हैं जैसे ओपाइड हैं अफीम के प्लांट से, कैनाबिस जो भांग होती है, कोकोआ अल्कोलाइड जो कॉफ़ी से आता है। मेजॉरिटी ऑफ दीज obtained फ्रॉम द फ्लोरिंग प्लांट एंड सम फ्रॉम द फंगस। ओपाइड जो है जो ओपियम प्लांट से आते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एंड GIT के ऊपर इन्फेक्शन करती है, जैसे हेरोइन है, इस कॉमनली स्मैक भी कहते हैं।
दैट इज डाई इथाइल मॉर्फिन होती है जो वाइट कलरलेस होती है, बिटर होती है, क्रिस्टलाइन। दिस इज़ obtained बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन से बनती है। जो ओपियम अफीम का प्लांट है, जो मॉर्फिन का केमिकल फार्मूला है। इसका भी मैंने आपको डिटेल वीडियो दिया है। कैनाबिजॉइड जो है ये इंटरेक्ट विद द कैनाबॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन। सर्टेन कैनाबॉइड जो है कैनाबिस प्लांट की जो इन्फ्लोरेसेंस से लेते हैं, फ्लावर टॉप, लीफ, रेजिन एंड कैनाबिस प्लांट आर यूज इन द वेरियस कम्बिनेशन प्रोड्यूस द मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा इससे बनते हैं। जनरली टेकन इनहेलेशन, ओरल इंजेक्शन भी लेते हैं। नॉन टू टेकन देयर इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर, हार्ट और ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है। ये भांग का प्लांट है, पत्ते हैं उसके, इससे काफ़ी लेते हैं। कोकोआ जो कोकीन है, जो कोकोआ प्लांट से आती है। एरिस्टोमला कोका जो नेटिव साउथ अमेरिका है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन जो रिलीज़ करता है। कोरैक जो इससे बनती है। एक्सेसिव इसकी डोज लेने से हेलुसिनेशन आ जाते हैं, दृष्टि भ्रमण हो जाता है, दो दो दिखाई देने शुरू कर देते हैं, भूत नज़र आते हैं। अदर जो प्लांट हैं इसके लिए एट्रोपा बेलाडोना है, डतूरा है, इसके भी काफ़ी इफेक्ट्स हैं। जो ड्रग्स जैसे बारबिटेट्स हैं, एपिथनामाइड है, बेंजोडाइजिपाम है, लेसर्जिक LSD जो हैं, ये ड्रग्स हैं। ये मेडिसिन्स होती हैं बेसिकली मेंटल इलनेस के लिए, बट ज़्यादा लेने से जिसका काफ़ी नुकसान हो जाता है। मॉर्फिन जो वेरी इफ़ेक्टिव एंड सेडेटिव है, पेन किलर है। तो जो पेशेंट सर्जरी जिनकी होती है उनको देते हैं, उनमें काफ़ी पेन होती है। फ्रूट एंड शीड जो है हैविंग द हेलोसिनेशन इफेक्ट हैं कई प्लांट्स के। यूज़ फॉर द 100 ईयर जो इसका यूज़ करते आए हैं रिचुअल में, ग्लोव में। व्हेन दीज आर टेकन प्रॉपर अगर लें तो उसका फ़ायदा होगा, अगर ज़्यादा लेंगे तो जो नुकसान करेगा। तो ये दतूरा प्लांट है, इससे भी काफ़ी मेडिसिन्स ईजाद की जाती हैं। ये बांग का प्लांट है। स्मोकिंग जो लेते हैं इसकी, तंबाकू जो है इसकी स्मोकिंग की जाती है, 400 साल पुराना है। च्यूड भी किया जाता है, स्निफ किया जाता है। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, निकोटीन एल्कोलाइड होते हैं। जी निकोटीन जो है जी एड्रीनल ग्लैंड को एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन रिलीज में हेल्प कर देता है। इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इंसिडेंट ऑफ इसमें कैंसर हो जाता है लंग का, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमिया, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर, ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद सीधा स्टेशनरी वार्निंग गवर्नमेंट ने दी है भी स्मोकिंग जो इंजीरियस टू हेल्थ है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। डेंजर है स्मोकिंग, और जो साथ में बंदा खड़ा है उसके लिए भी नुकसान करती है। एडोलेसेंस में ड्रग एडिक्शन का काफ़ी ट्रेंड है, तो ये मैंने आपको इसका कारण बताया था। एडोलेसेंस में ये पीरियड होता है प्रोसेस का ड्यूरिंग विच द चाइल्ड मैच्योर बनता है अपने आप को, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। 12 से 18 साल की एज होती है। इसमें काफ़ी थॉट्स आते हैं बंदे को। और डिसोलेसेंस जो कंपोनेंट बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस आएंगी। तो इसमें वेरी वल्नरेबल फेजेस होती है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की। क्यूरोसिटी इसमें ज़्यादा होती है, एडवेंचर एक्साइटमेंट में बंदा काम करता है, एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देता है, जिससे वो यंगस्टर मोटिवेट हो जाते हैं ड्रग और अल्कोहल के लिए। चाइल्ड का जो क्यूरोसिटी नेचर होता है, तो दिस इज़ इम्प्लीकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट ऑफ माइट परसीव्ड एज बेनिफिशियल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। थस द फर्स्ट स्टेज ऑफ ड्रग अल्कोहल में भी आउट ऑफ द क्यूरोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो वैसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले लेते हैं मज़े के तौर पे, बट लेटर जो चाइल्ड जो है इसको लेना शुरू कर देता है अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए। सो सिग्निफिकेंट रोल होता है इसका यंगस्टर में अल्कोहल ड्रग का। परसेप्शन अमंग द यूथ इज़ द कूल एंड प्रोग्रेसिव टू स्मोक एंड यूज़ द ड्रग। अल्कोहल जो है ए बे मेजर कॉज ऑफ द यूथ स्टार्ट दिस हैबिट। अल्कोहल का काफ़ी ये कारण है। टेलीविज़न, मूवी, न्यूज़पेपर, इनमें ये प्रमोट किया जाता है इसके बारे में। अदर फैक्टर जो एसोसिएटेड विद है एडोलेसेंट में अनस्टेबल होते हैं, ये बेसिकली अनसपोर्टिव जो फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं और किसी के झांसे में आके अपना कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। सो एडोलेसेंस में ड्रग एडिक्शन के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद होती है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियल ड्रग्स जो हैं रैपिडली अगर यूज़ करेंगे तो विच फेल टू रियलाइज एन इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर बन जाता है अल्कोहल एंड ड्रग का। एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है इफेक्ट, जैसे यूफोरिया हो जाएगा, उससे टेम्परेरी फीलिंग मज़ा आएगा उसको अल्कोहल एंड ड्रग से। दीज ड्राइव जो हैं टेकन इवन दीज आर नॉट नीडेड, फिर उसको लेना शुरू कर देता है जब उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जब उसको रिपीट करता जाएगा फिर उसकी बॉडी में उसका लेवल इंक्रीज़ करेगा
रिसेप्टर उसके लिए एक्टिव हो जाएंगे सेल के। कॉन्स्टेंटली जो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करेंगे हायर डोज, नॉर्मल डोज में काम नहीं करेगा, फिर उसका नशा बढ़ जाता है। होएवर इट शुड बी क्लियरली बोरन इन माइंड द यूज़ ऑफ ड्रग इवन वंस कैन बी फोर रनर टू एडिक्शन। So the addictive potential of the drug alcohol pull the user vicious cursor releasing the regular juice। तो रेगुलर जूस से बढ़ जाता है, कितनी अमाउंट लेता है ये भी इफेक्ट करता था। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अगर कोई काउंसलिंग ही नहीं कर रहा, उसकी उसको देखने वाला नहीं है, फिर वो काफ़ी इसका बड़ा शिकार बन जाता है, तो वो उससे छूट नहीं पाता। इवन इससे कई डेथ हो जाती है, सुसाइड कर लेते हैं लोग। डिपेंडेंस जो है टेंडेंसी होती है जो मैनिफेस्ट करती है अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम से। इफ़ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग जो अल्कोहल ले रहे हैं डिसकंटिन्यू करेंगे तो इससे एंग्जाइटी आएगी, हाथ हिलेंगे, नोजिया स्वेटिंग आएगी। अब जिसको दोबारा लेना शुरू कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। जो विड्रॉल सिम्टम है जो सीवियर हो जाते हैं और जीवन का ख़तरा भी हो जाता है, तो उसके लिए सुपरविज़न चाहिए। डिपेंडेंस से पेशेंट अगर इग्नोर किया जाए तो वो आगे पूरी तरह एडिक्ट हो जाता है। सो डिपेंडेंट जो होता है वो उससे एडिक्ट नहीं होता, उसको बचाया जा सकता है। अगर डिपेंडेंस वाली स्टेज आगे क्रॉस कर जाए तो पूरा एडिक्ट हो जाएगा। इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं। कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ देयर इनटेक अलॉन्ग विद अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग इवन डेथ। कई क्या करते हैं, नशे के ऊपर नशा करते हैं। मोस्ट कॉमन वार्निंग ड्रग्स ऐसे स्कूल कॉलेजेस में ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, पर्सन हाइजीनिक, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिव, रेबिलिशियस, डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप, तो ऐसे ये कारण बनते हैं। देयर आर इवन में सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ द ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। इफ़ एन अब्यूज़र इज़ अनेबल टू गेट मनी टू बाई अल्कोहल शी टर्न इन स्टीलिंग, फिर वो चोरी करना शुरू कर देगा। जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्सन बट उसकी फैमिली को भी नुकसान करेंगे। तो ये मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के ऊपर गुजरेगा वो, फिर वो गलत हथकंडे तैयार कर लेता है। सो दोज हु टेक द ड्रग इंट्रावेनली, जो सरिंज से लेंगे तो उनको HIV एड्स हेपेटाइटिस का ख़तरा बढ़ जाता है, STD बढ़ जाती है। फिर सेक्सुअल अर्ज भी बढ़ जाती है, क्योंकि ड्रग्स लेके सेक्स करते हैं मल्टीपल पार्टनर से, उससे एड्स का ख़तरा बढ़ जाता है। यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाते हैं। हैवी ड्रिंकिंग बन जाती है एडल्टहुड में। क्रॉनिक, इससे लीवर की प्रॉब्लम आ जाएगी, नर्वस सिस्टम डैमेज होएगा, लीवर डैमेज होगा, सिरोसिस कहते हैं। ड्रग्स के मिसयूज़, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। नारकोटिक, एनाल्जेसिक, इसलिए इनका अब बैन कर दिया है। साइड इफ़ेक्ट इसके हैं एनाबॉलिक स्टीरॉयड लेने से, इंक्लूडिंग मैस्कुलेशन, मेल के वो उसके सेक्सुअल पावर ख़त्म हो जाएगी। मूड स्विंग, डिप्रेशन, अब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल अगर ले रही हैं, बॉडी में हेयर ग्रो करेंगे, फेस के एनलार्जमेंट, क्लोटिस फीमेल का बढ़ जाएगा, आवाज़ भारी हो जाएगी, टेस्टिकुलर जो छोटे हो जाते हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, किडनी और लीवर का काम बंद हो जाता है, ब्रेस्ट काफ़ी बढ़ जाती है फीमेल की, सिर के बाल उड़ जाते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस में परमानेंट प्रोलॉन्ग यूज़ होने से इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद है कंट्रोल के लिए जो है, इसके लिए प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, हमने पहले ही बच के रहना है, इलाज इसका कोई है नहीं है। पैटर्निंग कंबाइन विद द हाई लेवल ऑफ द, जैसे डिसिप्लिन चाहिए, लोअर द रिस्क ऑफ सब्सटेंस, ऐसे अल्कोहल ड्रग है। सम मेयर मेंशन जहाँ किए गए हैं, अवॉइड द अनड्यू पीयर प्रेशर, बच्चों का जो प्रेशर है उसको कम करना है। कई पीयर कर रहे हैं, बच्चे को प्रेशर कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, फैमिली को में कोई ड्रग ले रहा है, दारू पी रहा है, तो उससे भी इफेक्ट बढ़ेंगे। तो प्रेशर से बंदे को बचना आना चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए जो उसको बचा के रखें। जो पेरेंट्स को उसकी काउंसलिंग करें, स्टूडेंट करें, उसके फ्रेंड्स करें, भाई बहनों से बात करें। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीर, हेल्प बच्चों से लें, बच्चे जो है माँ बाप से हेल्प लेने, माँ बाप भी उनकी हेल्प करें, पॉजिटिवली इसको कोऑपरेट करें। डेंजर साइन जो है लग रहे हैं तो उसको प्रॉपरली इसको मेयर लेना चाहिए। सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी लेनी चाहिए। क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसमें जाना चाहिए। तो ये इसकी समरी है। सो फ्रेंड्स, कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। सो इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले ही काफ़ी डिटेल वीडियो दे दिए हैं, तो ये थोड़ा NCERT का एक्सट्रैक्ट था, काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो में, तो काफ़ी बुक्स में वो मिसिंग है। तो
काइंडली गेट प्रिपेयर्ड, इसका भी हम जल्दी मॉक टेस्ट रखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।